अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मारूफ अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF के साथ जो मुआहदा है अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तानी मईशत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान IMF से अक्टूबर में नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात कर सकता है। इसके साथ डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए दोस्त ममालिक से भी मुआवनत की ज़रूरत है। अच्छा, IMF से मुआहदे की बात की जाए तो अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया और इसीलिए पाकिस्तान ने IMF मुआहदे की बहाली के लिए बरतानिया से भी मदद ले ली है। अच्छा जी, बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब से वर्चुअल मुलाकात के दौरान मदद की यकीन दहानी भी करवाई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं फ्रांस रवाना हो गए हैं। और आपको मैं बताऊं कि इस हवाले से 22 और 23 जून को पेरिस में IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनसे उनकी मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है। और वज़ीर आज़म साहब इससे पहले $6.5 अरब के IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर पर फ़ोन से बातचीत के अलावा मुतादिद खतूत भी लिख चुके हैं। मुल्क की बिगड़ी जो मईशत है उसको सहारा देने के लिए IMF मुआहदा जो है नागुज़ीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। मगर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब कहीं भी जिम्मेदारी दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि सारा मलबा अपने मुखालिफिन पर डालते नजर आते हैं, जिसका एक मुजाहिरा बजट पेश करने के बाद निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने किया। जरा चलाइएगा टीम। हमारा रुपया अंडर वैल्यूड है। अब मैं नहीं कह रहा, पहले मैं कहता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी कुछ लोगों को। मैं लास्ट ईयर सितंबर में कहता था 200 होना चाहिए, उसमें रीड जो थी 197 थी। मैं को हवा में बात नहीं करता था। आज भी इसकी जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है 245 है। हमने पिछले 4 साल के प्रोग्राम में बार बार उनका ट्रस्ट तोड़ा है। दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, दे डोंट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट एंड देन दे डोंट ट्रस्ट यू पर्सनली। जो बेड़ा गर्क किया और जो हालात खराब किए, इस IMF इज द मेन कंट्रीब्यूटर, वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर, पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में कुछ ग्रुप्स है, री इमेजिंग, डी इमेजिंग, न्यू इमेजिंग बंद कर दे वो पाकिस्तान की कौम को डराना। इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट वक्त पे करेगा। IMF और नो जी तो सुना आपने, रुपया जो है वो अंडर वैल्यू है और ये एतराफ़ वज़ीर ख़ज़ाना करते हैं। मगर ये क्यों भूल जाते हैं कि आप इस मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना है। अगर जो रियल इफेक्टिव जो एक्सचेंज रेट है जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की आप बात करें 245 आप बता रहे हैं, तो क्यों नहीं है कि रुपए के इस 14% जो अंडर वैल्यू होने का फायदा ये भी बता दें कि उठा कौन रहा है और जिससे पूरा मुल्क और इसके जो 25 करोड़ अवाम है यकीनी तौर पे कर्ज और महंगाई की दलदल में मजीद फंसते चले जा रहे हैं। तीनों मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। जी मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। महमूद मौलवी साहब भी मेरे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तारिक फजल चौधरी साहब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी, फिर बाकी मेहमानों की तरफ जाऊँगी। तारिक साहब, ये जो IMF का मुआहदा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत है, ये सबको पता है और हुकूमत भी बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। लेकिन एक अजीब सी कशमकश सी है कि कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, तमाम लोग कंफ्यूज्ड हैं। अब टोटल 9 दिन रह गए हैं, क्या वजह समझ आ रही, क्यों कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत देने का। जो आपने सवाल किया है कि क्या वजह समझ आ रही है, वजह तो समझ नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि वो तमाम शराइत जो IMF ने आयद की और वो तमाम आप ये कहें कि प्री रिक्विजिट्स के IMF का जो पैकेज है या मुआहदा बहाल करने से पहले पाकिस्तान को फलां इकदाम उठाने पड़ेंगे, वो हमने कड़वी गोली समझ के आप ये कहें कि निकले। और बहुत सारी जगह पे जहाँ आवाम को सहूलत बहाम पहुँचाई जा सकती थी, वो सिर्फ IMF के मुआहदे की वजह से और उनके शिकों की वजह से सब्सिडीज़ विड्रॉ की गई और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ वो फाइनल हो सकती थी, वो आवाम के लिए फ़ाइनल हो सकती थी। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि चूँकि ये IMF जो है उसने शराइत आयद की थी, वो सारी पूरी की गई है, वो सारी मानी गई है। और अब क्या वजूहत हैं देखें, लेकिन मैं उम्मीद यही करता हूँ कि सिवाय इस बात के कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो आप ये कहें कि गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर एक जलाओ गिराओ मार कुटाई और जिसकी इंतहा आपने 9 मई के वाक़यात की शक्ल में देखी, तो जब किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो यही एक वजह समझ आती है। वरना इसके अलावा टेक्निकली डार साहब ने जिस तरह चीज़ों को मैनेज किया है, उम्दा तरीके से मैनेज किया, अपनी तमाम तरह सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बने जब पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 20वीं बढ़ती हुई मईशत बनने जा रहा था। उस वक्त भी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब थे। तो लिहाजा मुझे उनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं है
लेकिन मुल्क में जब अमन होगा, इस्तेहकाम होगा और जो इन्वेस्टर होगा उसे ये पता होगा कि ये कल मुझे पैसे वापस भी कर सकते हैं, मुल्क में कारोबार आगे बढ़ रहा है, मुल्क में तरक्की हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर ये पता लगे जनाब कि यहाँ पे जलाओ, घेराव, लड़ाई, मार कुटाई हो रही है, तो फिर उस वक्त जो है मुश्किल होता है मुल्क में स्टेबिलिटी लाना। ठीक है, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये एक और चीज़ बताइएगा, ये अभी नई पार्टियां भी आपको पता है बन रही हैं और आगे इलेक्शन का माहौल तो बन रहा है, बहुत सी पार्टियां तो इलेक्शन कैंपेन बाकायदा शुरू भी कर दी है। अब ये इलेक्शन में तो जाना है, चाहे थोड़ा लेट चले जाएं या असम्बलियां पहले तहलील होने की भी बातें गर्दिश कर रही हैं, बहरहाल इलेक्शन में जाना है तमाम पार्टियों को और आवाम से वोट लेना है। अब ये जो नई पार्टियाँ भी आ रही हैं उनके हवाले से भी ज़रा राय का इजहार कीजिएगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? और साथ ही साथ जो सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, कल आयशा गुल अली साहिबा ने भी मेरे प्रोग्राम में कहा था कि मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखती है। तो माजी तल्ख भी हो जमातों का, लेकिन आगे जाके नजर ज़रूरत के तहत जब सीट एडजस्टमेंट की बात होती है तो क्या अवाम, सियासतदान तो भूल जाते हैं कि पहले क्या था अब क्या है, अब ठीक है, अब जो बेहतर लग रहा है वो करें। अवाम या वोटर की भी ये साइकी होती है, वो बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि पार्टियों का माजी क्या रहा था, अब इकट्ठे हैं। देखिए जो अवाम है जी, उन बेचारों को तो कोई कसूर नहीं होता। अवाम तो जाहिर है हर जमात के साथ एक बकवात लगाते हैं, उन्हें पार्टी अपना मंशूर बताती है, उन्हें ये बताया जाता है कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो आपके लिए हम ये काम करेंगे। और जिसका सबसे बड़ा जो आप ये कहें ट्रेजिडी में उसे कहता हूँ, एक सियासी हादसा में उसे कहता हूँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आना है, जिसमें एक उम्मीद नहीं, वादे नहीं, बल्कि मुकम्मल एक नया पाकिस्तान और सिंगापुर मॉडल और कोरियन मॉडल और ये सारी बातें बता के अवाम से वोट लिए गए, अवाम को और ख़ास तौर पर नौजवानों को गुमराह किया गया। और उसका जो अंजाम है वो 9 मई का इख्तितामी एपिसोड है जो आप देखते हैं। तो उसमें अवाम बेचारे को जाहिर है एक उम्मीद ही लेके साथ चलते हैं। उन्हें आप ये कहें कि सरकारी बातों से या पोलिटिकल लीडरशिप से कुछ वक़्त ही हो सकती हैं, लेकिन ये पोलिटिकल लीडरशिप का काम होता है कि वो अवाम से जो वादे करे और खासतौर पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, मुल्क की तरक्की, उस हवाले से ठोस इक़दाम किए जाए। सिर्फ गाली गलौज ठीक है। चौधरी साहब एक और चीज़, ठीक, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में वाज़े फूट पड़ना शुरू हो गई है, बहरहाल अभी भी कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी नहीं, ये मामला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, दोनों जमातें बड़ी मैच्योर हैं और हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि मामला मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएं। तो ये फूट पड़ने की जो बेसिक वजह है, एक वजह अगर मैं पूछूं, वैसे तो बहुत सी वजूहत सामने आ रही हैं, आपको क्या समझ आता है कि किस वजह से आप लोगों के उनके साथ ताल्लुकात यहाँ तक पहुँच गए कि पहले ढकी छुपी जो बातें थी, कवर की जाती थी दोनों जानिब से कि नहीं ये रूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ज़ाहिरी बात है अब उठ रही हैं आवाज़ें और बताया भी जाता है कि जी हाँ हैं, मसाइल हैं। देखिए ये जो अभी पिछले दिनों में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलखुसूस कुछ बयानात सामने आए हैं उनके मुख्तलिफ लीडर्स के, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे वो एलाए हैं, एक जमहूरी जमात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पर जो बयानबाजी की गई है वो सिर्फ ये है कि उन्होंने वक्त से पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। तो ये एक आप ये कहें कि सियासी और इलेक्शन की मुहिम है जिसका आगाज उन्होंने कर दी है, क्योंकि वो बयानात वो एक इलेक्शन कैंपेन के बयानात है। नदीम अफजल चंद साहब के मैं सुन रहा था। तो आप लोगों को पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया वक्त से पहले, इस पर एतराज है नून लीग को? हमें बिल्कुल इस पर कोई एतराज नहीं है, हमें किसी चीज पे कोई एतराज नहीं है। मैं आपको उन बयानात की आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने जो वक्त से पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी, वजह से वो बयानात दिए जा रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो सियासी बयानात हैं, वो इलेक्शन कैंपेन का आगाज है जो उन्होंने वक्त से पहले कर दिया है। वो साल पहले इलेक्शन कैंपेन करें, हमें उसकी तो आपको इतराज है इस बात पे चौधरी साहब? मैं ये, मुझे आपकी बात से समझ आ रही है क्योंकि आप बार बार उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने वक्त से पहले इलेक्शन कैंपेन जो शुरू कर दी है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो साल पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू, मेरे ख्याल से बाकी सबको भी ये समझ आ रहा है, आप प्लीज समझा दीजिएगा। मकसद ये है कि अभी बाकी जमातें इलेक्शन में नहीं उतरी, लेकिन वो वक्त से पहले लग ये रहा है कि जैसे वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि उन बयानात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एतराज ही लग रहा है ना देखने में। वादे उनसे किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं, और जितनी आप ये कहें कि कमिटमेंट जरदारी साहब से या हमारे जितने भी एलआई से की गई हैं,
वो यानी उनको वक्त से पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं करनी चाहिए, आपकी बात का सीधा सीधा मतलब ये है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हर जमात का हक है कि वो जब मर्जी इलेक्शन कैंपेन शुरू करे, लेकिन वो जो बयानात हैं वो सियासी बयानात हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत एहतराम है, हमारी जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनसे जो भी वादे किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं, वो पूरे किए गए हैं, और अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं तो वो दूर किए जाएंगे। ये तो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ठीक है जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौलवी साहब और अजहर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आप दोनों की तरफ आना चाहूँगी। महमूद मौलवी साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, आप लास्ट वीक मेरे प्रोग्राम में थे और आपने फरमाया था कि मंगल तक आप ऐलान कर देंगे, फैसला कोई हतमी कर लेंगे आप कि आपने ये पार्टी ज्वाइन करनी है या फिर नहीं करनी। इसकी तकरीब में आपने शिरकत की थी। टीम क्लिप अगर होगा तो ज़रा चलाएगा। मौलवी साहब आप भी ज़रा सुनिएगा, नाज़रीन आप भी सुनिएगा। वाज़ेह कर दूं, मेरी बात बिल्कुल हो रही है और ये इसमें कोई ऐसे बात नहीं है कि हो सकता है मैं ज्वाइन भी कर लूं, मगर मैं इंशाल्लाह मंगल के सुबह तक अपना फैसला जो है फाइनल करूंगा। उसकी वजह ये कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनको ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, और ना मैं कह रहा हूं मैंने उनको ज्वाइन किया है। जहांगीर तरीन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। जी महमूद मौलवी साहब, आपने फरमाया था कि मंगल तक कोई फैसला कर लेंगे, और कोई शायद शादी की तकरीबात थी आपकी फैमिली में, कोई इस तरह का फंक्शन था, वो गुजर गया, मंगल से एक दिन ऊपर हो गया, तो आपने अभी तक फैसला नहीं किया कोई? इंशाल्लाह 1-2 दिन और लगेंगे क्योंकि कुछ चीज़ों पर डिस्कशन चल रही है। ठीक है। अच्छा मौलवी साहब, इससे पहले मैं साहब आपकी तरफ हूँ, जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। खाकवानी साहब मेरे साथ 2 दिन पहले प्रोग्राम में थे, तो उनसे मैंने पूछा कि जिन लोगों ने तकरीब में शिरकत की, तो महमूद मौलवी साहब ने फरमाया कि वो शिरकत की है लेकिन हमने ज्वाइन, तो खाकवानी साहब ने उसका जवाब दिया था। खाकवानी साहब ने, जरा वो भी सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती। टीम चलाइएगा जी। ये तो जी खाकवानी साहब है ना समझाने का तरीका कि अगर वो तशरीफ लाए। वैसे आए क्या करने थे खाकवानी साहब? समझदार ओहदों पे रहने वाले हजरात, ऐसे आपका ख्याल है वहाँ सैर करने आए थे कराची से आकर लाहौर में। वो रात को खाने पर भी मौजूद थे, नेक्स्ट डे वहाँ पर स्टेज पर भी मौजूद थे। हो सकता है उनका कोई जहन इतना पुख्ता ना हो जितना लोग समझते हैं। वो शाम को या रात को उनको कोई ख्वाब आया जिस वजह से उन्होंने आपको ये अंदेशा दिया कि शायद वो खुश नहीं है। जी मौलवी साहब, आपने सुना महमूद मौलवी साहब, इसाक खाकवानी साहब फरमा रहे हैं कि लोग कराची से सैर करने तो नहीं आए थे, खाना खाने तो नहीं आए थे। हो सकता है उनका जहन इतना पुख्ता ना हो जितना लोग समझते हो या कोई ख्वाब आया हो। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस के लिए कुछ नहीं कहूँगा, बिल्कुल मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मगर देखिए हर आदमी का अपना डिसीजन लेने का टाइमिंग है, और जैसे मैंने कहा मैं 1-2 दिन में डिसाइड करूँगा, उसके बाद आ जाऊँगा जो भी होगा। तो अच्छा, एक सवाल ज़हन में आता है ना महमूद मौलवी साहब कि आप डिसीजन अभी तक क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये फैसला लेने में इतनी ताखीर क्यों हो रही है कि अब सवालात गर्दिश कर रहे हैं, इर्द गिर्द सब आपसे ये सवालात पूछ रहे हैं, कोई तो वजह हो? देखिए बहुत सारी चीज़ें मुझे वाज़ेह करनी है, उसके बाद ही आप डिसीजन लेते हैं। देखिए ये कोई हफ्ते 10 दिन का कोई खेल नहीं है, ये आदमी अपना पूरी जो है करियर को दांव पे लगाता है, तो बहुत सोच समझ के लगाता है। ठीक है। अच्छा महमूद साहब, आपने ये भी कहा था पिछले दिनों में कि आपकी परवेज खट्टक साहब से भी कोई मंगल को मुलाकात होनी थी, वो हुई है? जी देखिए, परवेज खट्टक साहब बिल्कुल आप देख रहे हैं, आज परवेज खट्टक साहब को पीटीआई ने कि भाई आप जो है, देखिए वो अपने लिए लोग जमा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द वो अपनी पार्टी अनाउंस करेंगे। अच्छा, मैंने परवेज खट्टक साहब से रब्ता किया था और मैंने खुद ये बजाते खुद उनसे पूछा था कि आपकी मुलाकात हो रही है महमूद मौलवी साहब से, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी कि तुम टीवी पे बात कोट कर सकती हो फ़िज़ा, कि मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हो रही है। मुझे भी टीवी से पता चला कि महमूद मौलवी साहब फरमा रहे थे कि मेरी परवेज खट्टक साहब से मुलाकात हो रही है। क्या कहेंगे महमूद मौलवी साहब? मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, इस वक्त मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन आपने कहा था ना आपकी मुलाकात होने वाली है कुछ दिनों में। वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था कि मेरी उनसे मुलाकात होने वाली है। कंफ्यूजन है ना, जरा दूर कर दें। जी ठीक है, जो साहब मेरे को मुलाकात करा रहे थे और मुझे मीटिंग तय किया था, मगर मुलाकात हुई नहीं। और परवेज खट्टक साहब को नहीं पता था, वो कह रहे मुझे टीवी से पता चला, ये मेरा नाम लेके कोट कर दिया जाए कि मेरी कोई मुलाकात हो रही है महमूद मौलवी साहब से।
नहीं देगा, उन्होंने बिल्कुल अपनी जगह सही किया। अगर उनको जो साहब बीच में था अगर उन्होंने नहीं किया तो वो उनकी गलती है। ठीक है, अब आइंदा अब ये जल्दी डिसीजन ले लेंगे कि आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है अनकरीब? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी इजाज़त से अजहर सिद्दीक साहब की तरफ भी जाती हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो पीटीआई के वो रहनुमा जो अभी जेलों में है, क्या इंतखाबी मैदान में नजर आएंगे? फिजा बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा मज़ा आया दोनों का। पहले तो मैं जरा वो बाद में जवाब दूंगा। दोनों अहबाब की गुफ्तगू सुन के जी। और शर्मिंदगी भी हुई जी कि हमारी शायद अप्रोच और नॉलेज शायद कम है, या हम सियासत के रमूजो काफ में इतना उलझ गए हैं कि मुल्क प्यारा नहीं है, शख्सियात प्यारी हो गई हैं। अभी आपने देखा ना ये पीटीआई के कितने लोग हैं कि आपको पता है उनका डिटेंशन ऑर्डर आया, एक से दूसरा आ गया, फिर वो केसों में पकड़े गए। और आपको पता है पाकिस्तान में इतना तेज तरीन इंसाफ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो छूट गए। ये ऐसा कोई निजाम आपने पूरी दुनिया में कहीं देखा है? आप देखें ना, तरक्की हमने इतनी कर ली है, इतनी तरक्की हमने कर ली है, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो आप देख रहे हैं। और इन जमहूरी कुव्वतों ने अपने चेहरों पर कालक मल ली है। क्या आप मिसाल के तौर पर चौधरी परवेज लाई एक एंटी करप्शन के केस निगरान हुकूमतों से करा रहे हैं, नहीं खाया, दूसरे में आ गए, दूसरे में डिस्चार्ज किया, FIA में ले गए, और वो सारे के सारे उनके मुंह पे पड़ रहे हैं। फिर क्या रह गया? फिर जब कोई कुछ ना मिला, फिर 9 मई के वाकया में देखें ये बड़ा मामला 9 मई का सानिया बहुत बड़ा है। लेकिन सियासी कुव्वतें, क्या ये पार्शल लॉ, मार्शल आपको पता है, मार्शल लॉ से प्लस में एक नई टर्म आई, उसका नाम रखा गया पार्शल लॉ। तो यहाँ इस वक्त जो हालात है ना, कि ये जो जमहूरी कुव्वतें हैं ना, ये जमहूरी कुव्वतें आईने पाकिस्तान 1973 पे अमल दरामद नहीं कर रही हैं। कल इन्हें भी फेस कर रहा होगा, कल इन्होंने भी आना है। पहले और हालात थे, जैसे आज हालात देख रहे हैं, इस तरह के हालात पिछले 5-4 साल से चले आ रहे थे। ऐसे हालात तो नजर नहीं आए थे। इमरान खान भी कर सकता था, ये चाहता, वो नहीं किया। अब बात बड़ी सीरियस ही है कि आप कितनी देर आप इसको आप 9 मई के जो लोग असल कसूरवारों को जिम्मेदार ठहराएं। लेकिन हमने देख लिया कि आइडेंटिफिकेशन परेड का जो प्रोसेस हुआ, हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, डिटेंशन ऑर्डर आए, 5-5 हज़ार रुपया रोजाना का जुर्माना आ गया। तकरीबन डिटेंशन ऑर्डर सारे के सारे पूरे पाकिस्तान में कोर्टों ने नलीफाई करार दे दिए, यानी सस्टेन नहीं कर सके। और अब जितने लोग हैं, कितना करसा जेलों में रहेंगे, आप रख लें जितना करसा रख सकते हैं, लेकिन आप उससे जेलों को रख के मिलेगा क्या? आप नफरतें पैदा कर रहे हैं, आप दूरियां पैदा कर रहे हैं, आप निज़ाम पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और आपको पता है नई पार्टी का नाम भी तो आपको पता है, वो तहरीके अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान, सॉरी अदम वैसे मैंने डाल दिया, वो जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनी थी ना, वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, और उसके बाद साइकिल निशान आया था, वो भी तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान वही नाम चला आ रहा था। और अब आप जो मर्जी कहते रहे कि मैंने इधर जाना है या उधर नहीं जाना, मैं सवाल ये है कि कौम अब जाग चुकी है। कौम को इनके किसी एक सियासी जमात में रहने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी हैं, जो लोग भी हैं, इलेक्शन आ गए सर के ऊपर। पंजाब के इलेक्शन के साथ जो खेलना था वो खिलवाड़ कर लिया इन्होंने इलेक्शन कराया नहीं, तौहीन अदालत कमिट हो चुकी है। आए आकर इलेक्शन का ऐलान करें, हम जिसको मुंतखब करें, बड़ी 13 की तरह सियासी जमातें भी मैदान में लड़ लें। आप देखिए, आप एक मौका एक ऐसा आ गया है कि आपकी नौजवान नस्ल ने सारा कुछ देख लिया। जो कहते थे पेड़ फाड़ कर करप्शन मैं लगाऊंगा, जो मोदी का यार है वो गद्दार है, लुथड़े हुए हैं करप्शन के अंदर, और अब कहाँ गया? और अब जो बातें हो रही हैं सारी, मिसाल के तौर पर इमरान खान के ऊपर केसेस बना लिए 130 140 क्या है, या बगावत हो रही है या दहशतगर्दी हो रही है, या 9 मई के वाकयात को लेकर आ गया कोई केस है ऐसा करप्शन का केस? एक बड़ा मीनार बनाया अलकादर हाउसिंग सोसाइटी का, वो है ही नहीं। फर्क है अलकादर वाला केस, नोट कर लीजिएगा। और उसकी बेन वजह ये है, वो शायद को केस बन सकता था अगर नैब के कवानीन में तरमीम ना की होती। नैब के कवानीन में उन्होंने तरमीम करके फायदे लेके ये सारे बाहर निकल गए। वो मेरिट पे निकले हैं, ये लोग मेरिट पे तो निकले ही नहीं है। इन्होंने तो करप्शन ऐसी सफाई की है। मैं अभी आजकल अपना इंग्लैंड के दौरे पे हूँ, मैं को यहाँ जो मामला चल रहे थे, अब यहाँ हरा दें कि ब्रेन ड्रेन इतना हो रहा है, रोजाना 8 से 10 हज़ार लोग जो है ना वो पाकिस्तान से रुख कर रहे हैं बाहर का। वो बकायदा अपना सेकंड पासपोर्ट ले रहे हैं, पैसा यहाँ से निकल रहा है,
और इन लोगों को कोई नहीं, ये हमें डरा रहे हैं। पहले डराते होते थे आईएमएफ जो कर्जा लेगा वो क्या हो जाएगा, और आज आईएमएफ के मिलते तरले जो इसहाक डालर साहब कहते थे कि जनाब मेरे लिए मसला ही कोई नहीं, मेरी जेब के अंदर है, वो बाहर एक चपड़ासी की तरह हाथ बांधे खड़े हैं कि दरवाजे के अंदर भी आने दो, वो आने ही दे रहे। ये देखें ना, ये सोचने वाला है, वजह क्या है। ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब। बैक नाजरीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन हो गया और तकरीबन 3 माह बाद वो अपना ओहदा संभाल लेंगे। उम्मीद है कि अदलिया को लेकर हुकूमती महाजराइयाँ और खुद अदलिया में दरार की जो बातें हैं अब दम तोड़ जाएंगी। अच्छा, इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा जो अव्वलीन मसला कह लें वो मईशत है। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सिविलियन और अस्करी क़यादत ने मिलकर मईशत बहाल करने का प्रोग्राम तरतीब दी है, जिसके जरिए गैर मुल्की सरमायाकारी लाने और अहम शोबों पर तवज्जो देने का मंसूबा है। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म समेत इस मुलाकात में वज़राए आला और तमाम सूबाई और वफाकी वज़रा शरीक हुए और IMF से कर्ज के हसूल में हद से ज़्यादा ताख़ीर के बाद ये फैसला सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए अच्छे खासे डॉलर्स दरकार होंगे और तवक्को करते हैं कि इस प्रोग्राम के मईशत और डॉलर के ज़खायर पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। अच्छा, उधर खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर इत्तलात ने तजवीज़ ये दी है कि PTI रहनुमाओं के घर बेचकर रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाने का नुकसान पूरा किया जाए। वैसे अगर ये उसूल हर शर्त पसंद पर लागू कर दिया जाए तो ना मुल्क में कोई गाड़ी जला रहे और ना ही बैंक और ना ही कोई सरकारी इमलाक। अच्छा, आज दुख्तर मशरिक की सालगिरह का भी दिन है और उन्हीं किया गया एक मकूला आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। आप किसी शख्स को कैद कर सकते हैं मगर किसी की सोच को नहीं। आप किसी शख्स को मुल्क बदर कर सकते हैं मगर किसी ख्याल को नहीं। आप किसी शख्स की जान तो ले सकते हैं मगर नजरिए की नहीं। नजरिया जिंदा जावेद रहता है, वो ख्याल, वो सोच, वो नजरिया आज भी जिंदा है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम की तरह बेनज़ीर थी और रहेंगी। अच्छा, मेरी टीम ने बेनज़ीर साहिबा की याद में एक सेगमेंट तैयार किया है, मत समझो हमने भुला दिया, देखिएगा जी। तो आपने देखा मत समझो हमने भुला दिया। चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब आपका वक्त देने के लिए। मुझे पाकिस्तान वापसी पर चौधरी साहब बेनज़ीर साहिबा का एक दिया गया इंटरव्यू याद आ गया, आपको भी याद होगा, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान में लोग जो ग्लास है वो आधा खाली देखने के आदी हैं। लेकिन चौधरी साहब पिछले चंद बरसों में अगर हम बात करें जो अवाम के साथ हुआ है तो उनका तो ग्लास पूरा ही खाली हो चुका है। मतलब ना रोजगार हैं ना मुस्तकबिल हैं। पीपल्स पार्टी में इस हवाले से यकीनी तौर पर कुछ सोच और फिक्र पाई जाती होगी। अवाम को इस दलदल से कैसे निकाला जाएगा, बीबी का ख्वाब कैसे पूरा होगा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुल्क भर में, दुनिया भर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मानने वालों, उनको चाहने वालों को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक इस्तारा थी, एक सिंबल थी स्ट्रगल का, और उनकी बहुत लंबी स्ट्रगल है। उनसे हमने उनके साथ काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। आपको याद होगा जो आपने सवाल किया कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में 18 अक्टूबर को कराची उतरी थी तो जो लाखों का, और आप इंसानी नज़र तो उसका नज़ारा भी नहीं कर सकती थी, तो उसमें सबसे जो मकबूल नारा था वो क्या था? बेनज़ीर आई है, रोज़गार लाई है। तो सो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो सिंबल था वो यही था, वो लोगों के दुखों का सिंबल था, वो महरूम और मजलूम तबकात के सिंबलिज्म के तौर पर जानी जाती थी कि वो जब भी इक़्तिदार में आती थी। मुझे याद है कि मोहतरमा पे एक केस था कि आपने नौकरियां दी, तो मोहतरमा ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर उस केस के में पेश होने के बाद प्रेस से बात करते हुए कहा था कि अगर इस मुल्क के लोगों को, नौजवानों को रोज़गार देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी। तो सो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जब भी आती है वो रोज़गार देती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आती है मुलाजमों की तनख्वाहों में इजाफा करती है, जब भी आती है पेंशनर्स की पेंशन्स में इजाफा करती है, कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफा करती है, लोगों को सहूलतें देती है, मेहनत कश तबकात के लिए सारे इकदाम करती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेकर आप सारे इकदाम देखें तो ये एक आम आदमी या गरीब आदमी के लिए सारा कुछ है। शायद इसी वजह से ये मुश्किलात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आती है। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, आपका एक हालिया क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, क्लिप होगा पास, जरा टीम चलाइएगा। चौधरी साहब आप भी जरा सुनिएगा, देखिएगा, नाज़रीन आप भी देखिएगा, मैं आपकी तरफ आती हूँ फिर। अच्छा चौधरी साहब, आपने भी ये सुना, ये आपके अल्फाज थे और ये तकरीर बड़ी वायरल भी हुई थी, बड़ी फिर इस पर बहस भी हुई थी, सबने अपनी राय का इजहार भी किया था।
तो वाकई कोई मुआवजा नहीं है जो कुर्बानियाँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने दी। लेकिन अगर हम सियासी बसीरत की बात कर लें, मुल्क की खिदमत का जज्बा, बुर्दबारी, बर्दाश्त, जिस तरह फैसले लेने होते हैं डिफरेंट लीडरान को, अगर हम इन तमाम चीज़ों का कंपैरिजन करें तो बहुत सी खसूसियात होती हैं। इन खसूसियात में मरियम आपको कहाँ उतरती हुई दिखाई देती हैं? नहीं, देखिए वो वहाँ पे एक इलेक्शन था, वो हीट ऑफ द मोमेंट था जहाँ पे वो बात हुई, उनके किसी बंदे ने बात की तो मैंने वापस उनको जवाब दिया। एक बात तो ये है, देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का तो कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। जो मैं बात ये कह रहा था कि मैं ज़ाती तौर पर, आप यकीन करें, इनके सारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अगर किसी की इज़्ज़त करता हूँ तो वो मोहतरमा कलसूम नवाज़ थी, जो जब मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए तो वो अकेली निकली और वो उन्होंने अकेले तौर पर लड़ाई की। जो भी लोग स्ट्रगल करते हैं, जिदोजहद करते हैं, वो मुझे पसंद हैं। और फिर मरियम नवाज भी बहादुर हैं, लेकिन कोई आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे किसी भी लेवल में इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई आपस में मवाजना नहीं है। जो मैं उधर बात कर रहा था कि देखिए वो एक, अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखें, मुझे कोई दूसरी दुनिया के अंदर खातून दिखा दे जो जिसके साथ ये हुआ हो और उसने एक दिन हिम्मत हारी हो, कहीं पे कंप्रोमाइज किया हो। मोहतरमा की 35 साल की सियासी जद्दोजहद है, उसमें लड़ाई ही लड़ाई है, उसमें स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, उसमें दुख ही दुख है, लेकिन एक दिन हिम्मत ना हारी हो। मुझे कोई दुनिया में कोई औरत तो क्या कोई मर्द दिखा दे। तो फिर मोहतरमा की बुक्स को आप पढ़ें, अभी आपने उनकी किताबों का हवाला दिया तो वो कुछ और थी। आप अगर दुख्तर मशरक की बात की, आप जरा रिकंसिलिएशन को देखें, बेसिकली तो उन्होंने रिकंसिलिएशन की जो किताब है उसका जो सैमुअल पी हंटिंगटन जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, जिसमें कहा था कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका और एडवांस दुनिया का क्लैश हो गया, ये जो कुछ दुनिया में हो रहा है। तो मोहतरमा ने उसका जवाब दिया था कि ये कोई जो मुसलमान है वो कोई बैकवर्ड नहीं है, ये एक गलत बहस है, गलत डिबेट है जिसको आपने स्टार्ट किया है। तो जो पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी ने उसका जवाब दिया था तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। उन्होंने पाकिस्तान के उसमें बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें लिखी उन्होंने। तो मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मरियम नवाज हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, सबकी अपनी एक इंडिविजुअल शख्सियत है। ठीक है, अच्छा, ये चौधरी साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं और जाहिर बात है आप लोग आगे मुस्तकबिल को भी किसी ना किसी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अवाम क्या चाह रही है, अवाम का झुकाव किस तरफ है, आगे जब इलेक्शन है, जब भी होते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये आगे आप सादा अक्सरियत से किसी पार्टी को आता देख रहे हैं चौधरी साहब? क्योंकि हर जगह सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी शायद अकेले पुरएतमाद इलेक्शन में जाना चाह रही है, लेकिन हर पार्टी कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि सादा अक्सरियत किसी को मिलेगी? आप देखते हैं आप? ये देखिए, अभी कबल अज़ वक्त है ये बात कहना, लेकिन देखिए इसके लिए सफ़बंदी शुरू हो चुकी है और उस सफ़बंदी के फैसले में और फिर लोगों के मसाइल के हवाले से जो आपने बात की, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगी तो मैं समझता हूं कि जिसने लोगों का प्रोग्राम दिया, इस मुल्क के किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, तालिब इल्मों का प्रोग्राम देगा, निचले कुचले हुए तबकात जो यहाँ पे मोर देन 99% है, उनका जो भी प्रोग्राम देगा फिर लोग उसकी तरफ लौट कर जाएंगे। तो ये अगले चंद माह जो है पाकिस्तान की सियासत के बड़े अहम है और उसी में फैसला होगा। और मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसमें वही इन लोगों के लिए प्रोग्राम दे सकती है और वही लोगों के साथ वापस जो है वो रिकनेक्ट करके लोगों को दे सकती है, एक मुस्तकबिल का एक खाका उनके सामने रख सकती है। पहले भी लोगों ने यकीन किया था, अब भी करेंगे। दूसरी वजह यह है कि मुल्क जब जब बहरान में जाता है तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस रियासत को ज़रूरत पड़ती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इन्फ्लुएंस को, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को, अपने यहाँ के प्रोग्राम को और सारा कुछ इस्तेमाल करते हुए इस रियासत को उस बहरान से, इस मुल्क के लोगों को उस बहरान से निकालती है। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क इस वक्त फिर एक खौफनाक और शदीद बहरान में है
जिससे सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसानी से वो इलेक्शन जीत जाएगी। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये जो अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग में फूट की बातें आ रही हैं और बहुत सी बातें सामने आ रही हैं कि जी अंदर की कहानी है और ये मामला ना जाने कहाँ से शुरू हुआ, ये अगर हम बाग में इलेक्शन की बात कर लें, फिर ये भी बजट पे भी ये मामला बहस की तरफ गया, और भी बेशुमार मामलात हैं, जाहिर बात है। तो आप क्या देखते हैं कि आगे नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस तरह इत्तेहाद, इत्तेफाक में बरकत, इस तरह के नारे लगाते हुए ये जब इत्तेहाद बना था, PDM इत्तेहाद, फिर उसमें आप लोग भी इत्तेहादी, पीपल्स पार्टी भी, तो आगे जाके ये मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे या फिर ये जो लड़ाई है ये शिद्दत इख्तियार करती चली जाएगी? नहीं, देखिए, मैं एक बात तो वाजे कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलहदा जमात है, PMLN जो है वो एक अलहदा जमात है। हम अलहदा जमाते हैं, हमारे अलहदा मैनिफेस्टो है, अपने अपने प्रोग्राम है, अपना अपना नुक्ता नज़र। तो उस हवाले से ये जो अलायंस में गए हैं, इसमें रोज़ मसाइल आते हैं, मसाइल हल भी होते हैं, और फिर आगे हमने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये हुकूमत ख़त्म होगी, नून लीग अपना देगी, फिर लोग फैसला करेंगे कि लोग किसका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त मानते हैं। तो ये इशू बहरहाल जमातों के अंदर, अलाइंसेस के अंदर ये इश्यूज आते हैं और उनका हल भी निकाला जाता है। अच्छा, जो बजट के हवाले से इसहाक डार साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है, ये तनकीद बिल्कुल बजा है। अवाम दोस्त बजट कहा गया था, आपको लगता है कि अवाम दोस्त है, रिलीफ दिया गया है? देखिए, मैं तो इसको अवाम दोस्त बजट नहीं कहता, लेकिन बहरहाल इस वक्त की वही जो मैंने पहले बात की है कि इस वक्त एक ऐसा बहरान है जिससे निकलने की ज़रूरत है, या जिससे इस मुल्क को, इस रियासत को, इस मुल्क के लोगों को निकालने की ज़रूरत है। तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अपना एक प्लान है, वो आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए आखिरी 2 से 3 मिनट है, इलेक्शन कब होते हुए देख रहे हैं चौधरी साहब आप? हम तो चाहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो, क्योंकि अगर इसको आगे पीछे किया गया तो शायद दुरुस्त नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी मुद्दत के बाद, एक पूरी स्ट्रगल के बाद, एक जिदोजहद के बाद, मोहतरमा शहीद का चूँकि आज दिन है, तो उनका ख्वाब पूरा किया था। वो कहते थे कि इस मुल्क के अंदर, इस जहाँ पे बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से मैंने पहले कही, तो उनकी एक कंटिन्यूटी जो जमहूरियत की है, पार्लियामेंट की है, तसलसल वो चाहती थी। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए ज़रूरी है कि इसको जो टर्म्स हैं वो मुकम्मल हो। ये तीसरी टर्म होगी जो मुकम्मल होगी, उससे पहले अच्छा साहब, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा कि आगे आप लोगों की सियासी बसीरत होती है, समझ टर्म्स में भी ठीक है, ठीक है, इन तीनों टर्म्स में भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी ना कर सके, लेकिन पार्लियामेंट ने पूरी कर ली। ठीक है, ठीक है, पार्लियामेंट ने पूरी कर दी। ठीक है, सॉरी, मुझे लगा आपकी बात कंप्लीट हो गई। चौधरी साहब, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछा था कि आप लोगों की सियासी बसीरत होती है, तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो अंदाज़ा भी होता है कि आगे जाके क्या देखते हैं, आपके सादा अक्सरियत किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपने कहा कि अभी इट्स टू अर्ली, अभी नहीं बताया जा सकता कुछ भी। तो फिर अभी से बहुत से लोग कहते हैं कि बिलावल ही अगले वज़ीर आज़म होंगे, तो ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं या ये एतमाद कहा जा सकता है? जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अभी नहीं कहा जा सकता। मैंने तो कहा कि अभी बहुत अर्ली है उसको उस किस्म का तजिया करना। लेकिन मैं उसी अर्ली से सवाल निकाल रही हूँ ना कि पीपल्स पार्टी ही अगला इलेक्शन जीतेगी और बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि जो इस वक्त लॉट है, सीनियर लॉट है, उसमें आप देख लें जो सीनियर लॉट है वो तो तकरीबन अपना सारा कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें हमारी पार्टी की क़यादत भी है, बाकी पार्टियों की क़यादतें भी हैं। तो जो नौजवान की आदत है उनमें से सिर्फ बिलावल साहब हैं जिनका विजन है, जिन्होंने आप देखा आपने उनको खारजा अमूर का वजीर बनाया तो उन्होंने किस तरह से दुनिया के साथ वापस जोड़ दिया है, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स थे उनको रिजॉल्व किया है, सारी चीज़ें की हैं। तो ये एक उनका विजन था, एक सोच थी, एक लेगेसी थी, एक रवायत थी जो उनको मिली। उनके नाना कामयाब वज़ीर खारजा के तौर पर रहे हैं, फिर उन्होंने थोड़े ही वक्त में बहुत कामयाब सफारतकारी की है। चलिए, उन्होंने उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिए जो कहते थे वो कम उम्र हैं, उनकी उम्र के हवाले से बड़े कुछ नहीं बचता था, तो तनकीद उनकी उम्र पे करना शुरू कर देते थे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपने काबिलियत है और आप में कैपेबिलिटी है, तो आप कम उम्र में भी कर सकते हैं। सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म बनी थी।
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी सबसे कम उम्र वजीर आजम बनी थी, 35 साल की उम्र में। फिर जुल्फकार अली भुट्टो तो 51 साल की उम्र में शहीद कर दिए गए। तो वो तो फिर ऐसे लगता है जैसे 2 सदियां जी के गए हों कामों के हवाले से। नहीं, मैं तो खुद इस बात से इख्तिलाफ करती चौधरी साहब, जो कहा जाता है कि जी कम उम्र अगर कोई है तो वो नहीं कोई अच्छा काम कर सकता, उसके लिए आपके बाल सफेद होना या कुछ बाल झड़ जाना बहुत जरूरी होता है। लास्ट कमेंट चौधरी साहब। जी, मैं समझता हूँ कि आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दिन है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से मैं ये समझूंगा, कहना चाहता हूँ कि आज उनको हम सब सलाम पेश करते हैं। उन्होंने बहुत लंबी स्ट्रगल की है, वो एक विजनरी लीडर थी, वो एक सोच और फिक्र रखने वाली खातून थी, और उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के दुनिया की खवातीन को भी एक रास्ता बताया है, और दुनिया में जिदोजहद करने वाले जो भी कारकुन हैं, सियासी कारकुन हैं, उनको भी एक रास्ता दिखाया है कि अगर आप अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहें और उसके लिए जितनी भी आपको कुर्बानियाँ देनी पड़े, वो कुर्बानियाँ जो हैं वो बिल्कुल रायगा नहीं होती। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।